School of Magic Season 2, Episode 117, Title Dark Abyss 10,000 लाशों का गड्ढा, Part 1। मरे हुए लोगों के विकास के दो तरीके थे। सबसे पहले खुद का पालन पोषण करने के लिए मृत्यु की उपस्थिति का उपयोग करना, श्राप के किण्वन की तरह समय बीतने के साथ साथ उनकी ताकत बढ़ने देना। दूसरा, दूसरों के साथ मिलकर के और उन्हें निगल करके मृत लाशों के शरीर के हिस्सों को क्रूर बल के साथ उनके अपने शरीर में मिलाने से उन्हें कुछ हद तक जीवित रहने वाली लाशों की क्षमताएं मिल जाएगी। कॉर्प्स जनरल ने खुद को इंसान की दृष्टि प्रदान करने के लिए मरे हुए सैनिक के सिर का इस्तेमाल किया था। चूंकि उसकी हाल ही में मृत्यु हुई थी, उसकी नफरत अभी भी बनी हुई थी, इसलिए रात होते ही वह टीम की तलाश में आ गया था। ऐश गार्लिक स्थिर रहकर उनमें से कोई भी तीव्र घृणा से ग्रस्त एक लाश जनरल के खिलाफ प्रभावी नहीं था, क्योंकि वह अपनी मृत्यु के एक दिन के भीतर भी उनके चेहरों को पहचान सकता था। आओ मेरे साथ रहो, मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे साथ रहे। जनरल की लाश पर सिर भयानक नफरत से उन पर चिल्लाया। कॉर्प्स जनरल के पास मरे हुए लोगों को आदेश देने की क्षमता थी। चीख के बाद कुछ 100 मीटर की दूरी पर मौजूद ज़ॉम्बी ने उसके आह्वान का पालन किया और कॉर्प्स जनरल के समान लक्ष्य साझा किया। लाशें भी चीखने लगी। उनके सड़े हुए पैर, जिन्हें शुरू में कठपुतलियों की तरह इधर उधर खींचा गया था, अचानक ऊर्जा का एक तेज विस्फोट हुआ, जिससे वे सबसे क्रूर जानवरों में बदल गए, जो इंसानों की ओर बढ़े और उन्हें घेर लिया। अनगिनत काली आकृतियां उनकी ओर दौड़ रही थी। शुरुआत में इस क्षेत्र में मरे हुए लोगों का घनत्व अधिक था। सम्मन होते ही सारा स्थान कांप उठा। मरे पूरी तरह से पागल हो गए थे। 8 सैनिक जो मरे हुए लोगों के बीच में छिपे हुए थे, अचानक सबसे ताजा मांस उपलब्ध हो गया। भागो जल्दी, आदित्य चिल्लाए। उनके आसपास पहले से ही कहीं अधिक मरे हुए लोग थे, जिनमें नफरत से प्रेरित एक कॉर्प्स जनरल भी शामिल था। उनके पास उनसे लड़ने की का कोई मौका नहीं था। 8 सैनिक तेजी से दूरी में भाग गए। वे दौड़ते समय लगातार मैजिक कर रहे थे, जंगली उग्र मुक्कों और बवंडरों को बुला रहे थे। खून और तरल पदार्थ के छींटों के साथ हवा में शवों के बिखरने के बावजूद लाशें अभी भी लगातार उनका पीछा कर रही थी। आह! चूंकि समूह चल रहा था किसी के पास दूसरे सैनिक की देखभाल करने का समय नहीं था, जिसके पैरों में अब कोई मांस नहीं था। वह सैनिक एक वाटर मैजिशियन था। उसके पास बमुश्किल एक वाटर बैरियर स्थापित करने का था, जो उसे मरे हुए से बचाता था। हालांकि बहुत सारे लोग उससे टकरा रहे थे, जैसे रग्बी खिलाड़ी गेंद के लिए लड़ते हुए एक दूसरे के ऊपर ढेर हो गए थे। अधिक ज़ॉम्बीज ने अंतराल के बीच खुद को निचोड़ने की सख्त कोशिश की। सैनिक की चीखें पूरी तरह से बंद हो गई। समूह केवल लाशों का ढेर देख सकता था जहां वह था। उन्होंने देखा कि उसके मांस के कुछ हिस्से ढेर से बाहर फेंके जा रहे थे, जिन्हें तुरंत पास के ज़ॉम्बी ले गए। खून की एक भी बूंद नहीं बची, क्योंकि लाशें उसे चूसने के लिए अपने घुटनों पर भी गिर गई। पीछे मुड़कर मत देखना, महिला सैनिक ने समीर पर तंज कसा। मरे हुओं की भूमि में सबसे बड़ी वर्चना पीछे मुड़ना था। भले ही उनके सगे भाई गिर गए हो, उन्हें पीछे मुड़कर उन्हें बचाने की अनुमति नहीं थी। वे अधिक से अधिक यही कर सकते थे कि दिन के दौरान वापस आकर अपनी लाशें निकाल ले, ताकि वे और अधिक मरे ना बने।
इस भूमि में बचाव जैसी कोई चीज नहीं है। बचाव दल मूलतः लाशें निकालने वाली टीम है, महिला सैनिक ने जोर दिया। समीर ने अपने होंठ काटे और दौड़ना जारी रखा। ज़ॉम्बीज़ के कम होने का कोई संकेत नहीं दिखा। हमेशा नए लोग आगे का रास्ता रोकते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि मरे हुए लोगों में असीमित ऊर्जा है, यहाँ तक कि जो लोग काफी पीछे छूट गए थे वे भी उनका पीछा कर रहे थे। मैं तुम्हें मिल गया, आओ मेरे साथ रहो, एक भयानक आवाज सुनाई दी। सुमीर ने पलटकर महसूस किया कि कैप्टन आदित्य किसी तरह पीछे छूट गए थे। 2 लाशें उसके पैरों को पकड़ रही थी। एक क्षण बाद हैचेट कॉर्प्स जनरल का एक हाथ उसके शरीर में घुस गया। हाथ धीरे धीरे हवा में उठा। हाथ से सूली पर चढ़ाकर आदित्य को हवा में उठा लिया गया और वह उस सैनिक के चेहरे के ठीक सामने लटक गया। जियाशी एक भयानक हंसी में फूट पड़ा, मानो वह आदित्य को अपने मुंह से फाड़ देगा। जियाशी वह सैनिक था जो समूह में सबसे पहले मर चुका था। आदित्य घूम गया। कप्तान ने अपनी अंतिम सांस में समीर की ओर देखा। उसका मुंह खून से भर गया था। खून ही खून उसके मुंह से निकल रहा था। अत्यधिक दर्द के बावजूद वह अभी भी समीर को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। मत करो, पीछे मुड़ो, आदित्य ने अपनी बची हुई सांस का इस्तेमाल समीर को बताने के लिए किया। अगले सेकंड में आदित्य को हैचेट कॉर्प्स जनरल के 3 अन्य अंगों ने फाड़ दिया। केवल सिर ही अच्छी स्थिति में बचा था और कॉर्प्स जनरल द्वारा अलग रख दिया गया था। धिक्कार है, लानत है, समीर ने अपना सिर नीचे किया और दौड़ता रहा। हवा के थपेड़ों से उसका चेहरा दुख रहा था। समीर को पता नहीं था कि वह कितनी तेजी से जा रहा था। किसी भी तरह से लाशें महज कठपुतलियां थी जो उसका रास्ता रोक रही थी। लाशें उसे रोक नहीं सकी, यहाँ तक कि योद्धा स्तर के कॉर्प्स जनरल के पास भी उसे पकड़ने का कोई मौका नहीं था। हालांकि उनका एकमात्र हमला विंड डिस्क था। वह किसी को भी बचाने में असमर्थ था। अपने साथियों के आसपास मौजूद लाशों को नष्ट करना तो दूर की बात थी। उसने शुरू में सोचा था कि वह मजबूत हो गया है, वह कठिन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है और उन लोगों को बचाने में सक्षम है जिन्हें वह बचाना चाहता था। अंत में वह अभी भी वैसा ही था, इतना छोटा कि दौड़ना ही एकमात्र काम था जो वह कर सकता था। अगर आदर्श यहाँ होते तो बहुत अच्छा होता। वह सभी लाशों को मारने के लिए अपने सबसे मजबूत अटैक स्पिलो का उपयोग करेगा। वह शक्तिशाली कॉर्प्स जनरल को भी खत्म करने का रास्ता खोज लेगा। मरे से निपटने के लिए 2 एलिमेंट कहीं भी पर्याप्त नहीं थे। जमीन में एक एडवांस मैजिशियन बनने की इतनी तीव्र इच्छा कभी नहीं थी। वह सिर्फ इस समय आदर्श के बारे में ही सोच सकता था। एक एडवांस मैजिशियन बनने के बाद उसे 3 एलिमेंटों तक पहुंच प्राप्त होंगी। उसके पास कम से कम कुछ स्पिल होंगे जिनका उपयोग वह लाशों से लड़ने के लिए कर सकता था। वह एडवांस स्पिल देने में सक्षम होगा या तो रॉक डिमन की आंखें, पेट्रीफाई और विंड एलिमेंट के विंड स्विंग विंग बहुत मदद करेंगे। कम से कम वह कायरो की तरह नहीं भागेगा। समीर, उस रास्ते पर मत जाओ, महिला सैनिक चिल्लाई। समीर ने तुरंत अपने विचार एकत्र किए और महसूस किया कि उसके सामने की जमीन ढह रही थी। सबसे पहले मिट्टी ढीली होगी, इसके बाद जमीन धंसने लगी। ऐसा महसूस हुआ कि नीचे जमीन खोखली है और जैसे ही सतह में कंपन होने लगी, पतली परत अचानक ढह गई और उसके ठीक सामने एक काली खाली खाई दिखाई देने लगी। जमीन पर कई लाशें थी, लेकिन जैसे ही खाई दिखाई दी वे सभी उसमें गिर गए। गहरी खाई की दीवारों पर झुकी हुई चांदनी मुश्किल से चमक रही थी। इसका आधा भाग तो दिखाई दे रहा था जबकि आधा भाग बिल्कुल अंधकारमय था। जब वे अंधेरे में गिरे तो एकमात्र ध्वनि लाशों की चीखें थी।
गड्ढे में अचानक मरे हुए लोगों की तेज चीखें उठी, जैसे जमीन बेतहाशा कांपने लगी। क्या, यह क्या है? समीर खाई के ठीक सामने रुका, फिसलते हुए सीधे गड्ढे के किनारे पर पहुंच गया, क्योंकि उसकी गति बहुत अधिक थी। उसने आश्चर्य से नीचे देखा और सबसे भयानक दृश्य देखा जो उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 एपिसोड आई डोंट नो, टाइटल डार्क एबीज 10,000 लाशों का गड्ढा पार्ट 2। नीचे की लाल आंखें घनी रूप से एक साथ जमा हुई थी। वे आसमान में तारों की तरह चमकदार दृश्य नहीं थे, लेकिन एक साथ इतने भीड़े थे कि कोई भी उनके शरीर पर रोंगटे खड़े होते हुए महसूस कर सकते थे, और बेहद लालची और वहशी निगाहें उनके दिल में प्रवेश कर रही थी। खाई बहुत अंधेरी थी, लेकिन समीर अभी भी अनगिनत शवों और अंगों को गड्ढे में छटपटाते हुए देख सकता था। वे परत दर परत एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लाशें हिलते पहाड़ों की तरह एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही थी। खाई बहुत बड़ी थी, फिर भी उसे मिट्टी का लेश मात्र भी चिन्ह दिखाई नहीं दिया। यह सब लाशों से भरा हुआ था, जिससे उसकी खोपड़ी सून हो गई थी। ढहने से पहले जो कुछ लाशें सतह पर थी, वे समुद्र में गिरने वाली बारिश की बूंदों की तरह गड्ढे में गिर गई। बाकी मरे लोगों के बीच पूरी तरह से खो गई। हजारों, दसियों हजारों की इतने सारे मरे हुए लोगों को एक ही गड्ढे में इकट्ठा करना, यह एक जलते हुए बर्तन के ढक्कन को उठाने जैसा था, जो नर्क की 18वीं मंजिल जैसा था, जहां अनगिनत आत्माओं को यातना दी जा रही थी। भयानक दृश्यों को सांसारिक दुनिया के सामने खोल दिया गया था, जो उस यातना और दर्द को प्रदर्शित कर रहा था जिसे आत्माएं भुगत रही थी। उनकी जबरदस्त नफरत आसमान में उठने वाले काले वाष्प के एक विशाल फव्वारे में तब्दील हो गई थी। समीर में पूरी तरह से दंग रहने के अलावा कोई दिमाग में उसके विकल्प ही नहीं था। वह रसातल के सबसे करीब था। बस कुछ कदम और चलते तो वह उसमें गिर जाता। अब उसे एहसास हुआ कि वह लाशों से भरे इस गड्ढे में गिरने के बजाय हैचेट कॉर्प्स जनरल द्वारा वध किया जाना पसंद करेगा। यह खुद को नर्क में पाने से अलग नहीं था। समीर के पास भागने की कोई जगह नहीं थी, जबकि हैचेट कॉर्प्स जनरल उसका पीछा कर रहा था। वह गड्ढे के किनारे किनारे दौड़ते हुए समय पर नहीं पहुंच पाया। मरे हुए सैनिक का काला चेहरा अपनी लंबी जीभ को हवा में घुमाते हुए उसके पास आ रहा था, मानो वह उसका खून चूसकर सुखा ना चाहता हो। हथकड़ियां बेतहाशा घूम गई। समीर ने अपने दांत खींच लिए। लाशों के गड्ढे में पीठ टिकाए हुए उसके पास हैचेट कॉर्प्स जनरल के साथ अंतिम मुकाबला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। हालांकि जैसे ही वह अपनी मौत से लड़ने के लिए तैयार हुआ था, हैचेट कॉर्प्स जनरल अचानक एक अलग दिशा में चला गया और महिला सैनिक का पीछा करने लगा। उसके कानों में एक भयानक हंसी फूट पड़ी। समीर को पहले कभी भी अत्यधिक भय के कारण अपने पैर हिलाने में असमर्थ होने की भावना का अनुभव नहीं हुआ था। यह सिर्फ इसलिए नहीं था कि घातक हैचेट कॉर्प्स जनरल ने अपनी जान बचा ली थी, बल्कि तथ्य यह था कि अर्थ पर नर्क उसके ठीक पीछे था, अनगिनत लाशों वाला जलता हुआ बर्तन। वह कमजोर होकर अपने घुटनों पर गिर गया। उसे फिर से अपनी ताकत इकट्ठा करने और अपने पैरों पर खड़ा होने में कुछ समय लगा। वह अपने ठीक पीछे मृत्यु की जबरदस्त ऑरा को महसूस कर सकता था, जो संभवतः आसपास के किसी भी जीवित प्राणी को अपनी ओर खींच लेगा। समीर इस जगह पर मरना नहीं चाहता था। हैचेट कॉर्प्स जनरल के पीछा किए बिना समीर अंततः उसी दिशा में वापस भागने में सक्षम हो गया जहां से वे अभी आए थे। वह यह नहीं देख सका कि बाकी लोग कहाँ थे
या यह नहीं बता सका कि क्या वे मर गए थे या वास्तव में भागने में सफल रहे थे। विशेष टीम बनाने के लिए विशेष रूप से चुने गए अभिजात वर्ग अनडर्ट के पहले झटके में ही ढह गए थे। आखिर में वे महज शिकार थे। दूसरी ओर मैजिक एसोसिएशन घंटाघर में एक पुरानी शैली के कार्यालयों में निगरानी ड्यूटी पर तैनात एक युवा महिला हाथ में इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन लेकर बैठक कक्ष की ओर बढ़ी। काला काला कमरे में घुसते ही महिला चिल्लाई, शांत हो जाओ, यह किस बारे में है? प्राचीन राजधानी जादू एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ने कहा। काला, इस क्षेत्र में काले बिंदु है, यह एक अंधेरी खाई है। महिला ने इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा। स्क्रीन एक इलेक्ट्रॉनिक मानचित्र था जो प्राचीन राजधानी के आसपास और आसपास के क्षेत्रों को दर्शाता था। अब आधी रात हो चुकी थी। प्राचीन राजधानी के बाहर के क्षेत्र मानचित्र पर लाल धब्बा के रूप में प्रदर्शित हो रहे थे। रंग चमकीला और आश्चर्यजनक था, जिसका अर्थ था कि मरे हुए व्यक्ति सामान्य से कहीं अधिक बेचैन थे। उसके ऊपर लाल क्षेत्रों के बीच में एक काला बिंदु अचानक टिमटिमा गया। ब्लैक साइन का तात्पर्य यह था कि यह मनुष्यों के लिए निषिद्ध भूमि थी। पर्पल साइन क्षेत्र को पहले से ही डीमन बिस्टों का साम्राज्य माना जाता था, जहां सर्वोच्च मैजिशियनों के जीवित भी लौटने की सबसे कम संभावना थी। उसके ऊपर एक ब्लैक साइन क्षेत्र का मतलब था कि किसी भी जीवित चीज के जीवित रहने की शून्य संभावना थी। किसी तरह रेड साइन के बीच में एक ब्लैक साइन बिंदु दिखाई दिया था। यह एक संकेत था कि मरे हुओं की भूमि में सबसे भयानक चीज प्रकट हुई थी। क्या डिवाइस में कुछ गड़बड़ है? काला क्यों होगा? इसका शाब्दिक अर्थ है कि मरे हुए लोग पहाड़ों में ढेर हो गए हैं। मैजिक एसोसिएशन के एक युवा सदस्य ने उपाध्यक्ष संदीप की ओर देखने से पहले मुस्कुराते हुए उपहास किया। जब उन्होंने उप सभापति के चेहरे पर सख्त भाव देखा तो उन्होंने तुरंत अपने चेहरे से मुस्कुराहट वापस ले ली। आपको कुछ भी नहीं पता। इसका मतलब है कि डार्क एबिस प्रकट हो गया है। महिला ने पलटवार किया। उसकी आवाज ऊंची हो गई क्योंकि उसका नियंत्रण डगमगा गया। डार्क एबिस? मैं काफी समय से यहाँ हूँ, लेकिन मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, युवक ने अनिश्चितता से उत्तर दिया। उपाध्यक्ष संदीप ने कुछ देर बाद गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, क्या आपने कहा था कि क्षेत्र केवल तभी काला होगा जब लाशें पहाड़ों में ढेर हो जाएंगी? हाँ, लाशें कितनी भी घनी क्यों ना हो, उस स्तर तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, युवक ने कहा। सच्चाई यह है कि डार्क एबिस बिल्कुल वैसा ही दिखता है। इसे 10,000 कॉर्प्स पिट या एबिस ऑफ हेल के नाम से भी जाना जाता है। उपकरण कोई गलती नहीं करेगा। वास्तव में सनी बकरी गांव के पश्चिम में एक डार्क एबिस दिखाई दिया है। कोई रास्ता नहीं। यह युवक का चेहरा सख्त हो गया। वह इसे मानने को तैयार नहीं था। अन्य गुटों को बताए कि एक डार्क एबिस प्रकट हो गया है, यहाँ तक कि यह चीज मरे हुओं की भूमि में भी दिखाई दी है। अगर हम इसके पीछे का कारण नहीं ढूंढ पाए तो यह पूरी जगह नर्क में बदल जाएंगी, वाइस चेयरमैन संदीप ने सख्ती से कहा। प्राचीन राजधानी में मरे हुए लोगों का घूमना आम बात थी। हजारों वर्षों से यहाँ के मनुष्यों ने जाना है कि मरे हुए लोगों के साथ कैसे सह अस्तित्व में रहना है। हालांकि ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर के असाधारण व्यवहार के बाद से यह भूमि भी नियंत्रण से बाहर हो गई थी। रात होने से पहले अधिक मरे हुए लोग दिखाई देने लगे और मानव क्षेत्रों में उच्च स्तरीय जीव देखे जाने लगे। यहाँ तक कि यह गड्ढा नर्क के सबसे करीब ऐसा लग रहा था जैसे यह प्रकट हो गया है। क्या यह सब बताने के लिए पर्याप्त नहीं था कि कुछ बड़ा होने वाला है?
प्राचीन राजधानी हजारों वर्षों से मजबूती से खड़ी थी, बावजूद इसके कि मरे हुओं की नज़र हमेशा शहर पर थी। यहाँ के लोगों ने सीख लिया था कि कुछ हजारों वर्षों तक चलने वाली, कभी ना खत्म होने वाले युद्ध में खुद का बचाव कैसे किया जाए और मरे हुए लोगों के खिलाफ कैसे लड़ा जाए। दिन के समय मरे हुए लोगों का दिखना, बेचैन करने वाली लाशें, डार्क एबिस का कारण दिखना, इन सब के पीछे का कोई कारण होना चाहिए। ऐसा कहा जाता था कि सनी बकरी गांव के पास पहाड़ से बहने वाली नदी सुबह के आसपास सबसे साफ थी, जो चाय बनाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। रिद्धिमा नदी से पानी लाने के लिए तब अपने बिस्तर से उठती थी जब सूरज उग रहा होता था। यह सनी बकरी गांव के साथ का दृश्य दर्शाया जा रहा है। वह इसकी बाल्टियां वापस ले जाती थी और उन्हें अपने घर के टैंकों में डाल देती थी। न केवल उसके पिता को अच्छी चाय बनाने के लिए पानी की ज़रूरत थी, बल्कि नहाने के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी था। इस दिन वह हमेशा की तरह पानी लेने गई थी। हालांकि वह दूर से लाशों की चीखें सुन सकती थी, फिर भी वह डरी नहीं। उसने पानी उठाया और जब वह उसे बाल्टी में डालने वाली थी तो तुरंत पता चला कि पानी लाल था। पानी से खून की गंध आ रही थी। रिद्धिमा ने झुंझलाहट में भुएं चढ़ा ली, यह मानते हुए कि एक बेवकूफ ज़ॉम्बी फिर से नदी के ऊपर चढ़ गया हो। उसने ऊपर की ओर नजर डाली और देखा कि एक आदमी खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ है। उसका आधा शरीर पानी में था। उसके शरीर से लगातार खून बहता रहा। उस आदमी की भयानक मौत हो गई थी। रिद्धिमा काफी साहसी थी। वह अपने पूरे जीवन में मरे हुओं के बहुत करीब रही। वह शव के पास गई और उसे पलट दिया। वह अभी भी सांस ले रहा है, कोई मदद करो। रिद्धिमा ने तुरंत ग्रामीणों को बुलाया। जब उन्हें पता चला कि वह आदमी अभी भी मुश्किल से सांस ले रहा था। कुछ बार मेरे जरूरी कारणों से आपको एपिसोड नहीं मिल पाते, तो मैं फ्री टाइम में, जैसे आज मेरे पास है, तो आपको एक्स्ट्रा एपिसोड दूंगी। तो नेक्स्ट एपिसोड की ओर बढ़ते हैं। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2, टाइटल नामांकन टूर्नामेंट। ली टोंग मुख्यालय। सैन्य प्रशिक्षक महेंद्र ने विशेष बल के सैनिकों को प्रशिक्षित करने का काम सौंपा था, जो झंडे के ठीक नीचे ट्रेनिंग मैदान में बैठे थे। खबर कहां से आई? सुरक्षित क्षेत्र के बाहर के गांवों में से एक, मुझे लगता है कि इसे हुआ गांव कहा जाता है। ग्रामीणों ने कहा कि जब वे दिन के दौरान पास में कहीं से गुजर रहे थे तो उन्होंने फटे हुए शरीर पर फटे कपड़े देखे। कपड़ों को देखकर हम मूल रूप से कह सकते हैं कि दल पूरी तरह से नष्ट हो गया है, सूचना देने वाले सैनिक ने कहा। बचाव दल, बचाव दल, वह एक आत्मघाती दल जैसा था। वह कौन सा गधा है जिसने मेरे आदमियों को वहां भेजा? जैसे ही वह तेजी से अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसने महेंद्र को शाप दिया। ट्रेनर, शांत हो जाओ। मैं कैसे कर सकता हूँ? जो मरे वे मेरे छात्र हैं, मेरे छात्र। अब मैं विहान को क्या बताऊं? महेंद्र ने गुस्से से चिल्लाया। उसने आसपास की इमारतों की ओर इशारा किया और अपने सीनियर से लेकर अधीनस्थों तक को कोसना शुरू कर दिया, मानो वह पागल हो गया हो। बैठक कक्ष में कमांडरों ने खुद को दिखाने की हिम्मत नहीं की। महेंद्र लगभग हर किसी पर गोलियां चला रहा था। जाओ, एक टीम इकट्ठा करो, उन्हें जीवित या मृत मेरे पास वापस लाओ, महेंद्र ने सोल्जर से कहा। ट्रेनर, कृपया शांत रहे। संभवतः वे किसी अंधेरी खाई में गिर गए हैं, अन्यथा भले ही वे एक कॉर्प्स जनरल से टकरा जाए, फिर भी उनका साया नहीं होगा। क्या कहा? महेंद्र चौंक गया। डार्क एबिस? किसी चीज
ने उनका पीछा किया था और किसी तरह डार्क एबिस के करीब पहुंच गए। यहाँ तक कि विंड एलिमेंट वाले भी जीवित नहीं बचे। अंधेरा अंधेरा रसातल, वह चीज क्यों दिखाई दे रही है? ट्रेनर ने जोर से कहा। उसकी आंखें चौड़ी और चेहरा खाली था। अंधेरा रसातल और डार्क एबिस एक ही है। यह बिल्कुल नर्क जैसा था। यहाँ तक कि संपूर्ण प्राचीन राजधानी के सबसे शक्तिशाली मैजिशियन के पास भी एक में गिरने के बाद बचने का कोई मौका नहीं था। यदि महेंद्र को ड्रैगन के तालाब या बाघ की मान में प्रवेश करने के लिए कहा जाता तो वह पलक नहीं झपकाते। लेकिन डार्क एबिस यह सिर्फ एक साधारण मौत नहीं थी, बल्कि सीधे नर्क में गिरना था। ट्रेनर, यहां तमाशा बनाने के बजाय आपको मृतकों के परिवारों को सूचना करनी चाहिए। मैंने इसकी पृष्ठभूमि की जांच की है। समीर अमृत शहर से आए थे। वह अपने माता पिता के बिना बड़ा हुआ। उनकी दादी ने ही उनका पालन पोषण किया। भले ही वह अमृत सिटी की आपदा से बच गया, लेकिन वह अपने जीवन के अंत के करीब पहुंच रहा है। जहां तक समीर का सवाल है, आप शायद उसे खुद ही बताना चाहेंगे। उनका एक करीबी दोस्त भी है जो उनकी दादी के अलावा उनके सबसे करीब होना चाहिए। क्या मुझे उन्हें खबर बतानी चाहिए? सैनिक ने पूछा। विहान लापता हो गया है। मैं उसे कैसे ढूंढूंगा? जहां तक उसकी दादी की बात है, उसे अभी मत बताना। वह पहले से ही बहुत बूढ़ी हो चुकी है। महेंद्र ने लंबी सांस लेते हुए कहा। जहां तक उसके दोस्त की बात है, मैं पहले विहान को ढूंढने की कोशिश करूंगा। अगर मैं उसे नहीं ढूंढ सका तो हम उसके दोस्त को बता देंगे। ट्रेनर, कुछ भी मूर्खतापूर्ण मत करो। वह अंधेरी खाई है। भगवान जानता है कि इसे भरने के लिए कितने जीवन की आवश्यकता होगी। मुझे पता है। मेरी नजरों से ओझल हो जाओ। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ, हमेशा बुरी खबर पाता हूँ। दूसरी ओर जादुई शहर। ऊपर ठंडी हवा चल रही थी। शहर हर जगह खांसी से भर गया था, संभवतः नए फ्लू के कारण जो चारों ओर फैल रहा था। जब आप बिस्तर पर जाते हैं तो खिड़की बंद क्यों नहीं कर लेते? आयशा ने आदर्श के कमरे में नजर डालते हुए पूछा। मैं एक फायर मैजिशियन हूँ और मेरे पास एक छोटी चलती फिरती भट्टी भी पड़ी है। जब खिड़की खुली रहती है तो मुझे ताजी हवा पसंद है। आदर्श कंप्यूटर के सामने बैठ गया और प्राचीन राजधानी से संबंधित दिलचस्प समाचारों की तलाश में वेब पेजों पर स्क्रॉल करने लगा। दुनिया विनाशकारी घटनाओं से भरी थी। उसकी मूल दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं थी, लेकिन इस दुनिया में आपदाएं आमतौर पर राक्षसी जानवरों के आक्रमण थी। आयशा ने आदर्श का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया जब उसने देखा कि वह लड़का अचानक देश के मामलों में दिलचस्पी लेने लगा है। आदर्श ने कंप्यूटर बंद कर दिया और आयशा की ओर देखा। उसकी निगाहें उसकी उभरी हुई छाती पर धीरे से घूम गई। इससे पहले कि उसने सख्ती से जवाब दिया, क्या आपने अभी कहा था कि हर स्कूल में टॉप 20 में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को विश्व कॉलेज टूर्नामेंट के लिए नामांकन प्रारंभिक में प्रवेश करने का मौका मिलता है? हाँ, क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि सिस्टर समायरा पहले से ही एकांत में कल्टीवेशन कर रही है? आयशा ने कहा। आदर्श ने सिर हिलाया। उसमें बहुत तेजी से सुधार हुआ। समायरा के दृढ़ संकल्प से आदर्श काफी प्रभावित हुए। पिछले कुछ महीनों से उसने उससे ज्यादा मुलाकात नहीं की थी और जब भी वे मिलते थे, लड़की हमेशा द्वंद्व युद्ध के लिए कहती थी। इसकी सबसे अधिक संभावना थी क्योंकि समायरा का समर्थन करने वाले दुर्जय गुट ने उसे विश्व कॉलेज टूर्नामेंट में प्रवेश करने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया था। न केवल उसके पास 2 उच्च गुणवत्ता वाले सोर्सिस थे, बल्कि उसने जो भी इक्विपमेंट पहने थे वे भी शानदार थे। आयशा ने उसे यह भी बताया था कि सैम के पास अभी भी एक तुरुप का पत्ता है। वह इसे नामांकन प्रारंभिक के दौरान एक आश्चर्यजनक कदम के रूप में उपयोग करने की तैयारी कर रही थी। आदर्श इसे देखने के लिए काफी उत्सुक था। इसके बारे में सोचते हुए समायरा का कबीला मैजिक सिटी के 4 महान कुलों में से एक था।
यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वे इस स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहेंगे। इसी तरह अत्यंत धनी शेखावत कबीले को भी ऐसी ही स्थिति थी। यहाँ तक कि प्लेबॉय अहान भी एक अलग व्यक्ति में बदल गया था, जो हमेशा खुद गुप्त ट्रेनिंग में व्यस्त रहता था। अहान संभवतः संस्थान द्वारा प्रस्तावित स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करने वाले थे। हालांकि भले ही वह कहीं और जगह पाने की कोशिश कर रहा हो, फिर भी उसे बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। उनके समर्थन में एक दुर्जय गुट होने के बावजूद प्रतिस्पर्धियों की संख्या एक विशाल महासागर की तरह थी। एक निश्चित स्तर की क्षमता के बिना उनके पास उम्मीदवारों के बीच खड़े होने का कोई मौका नहीं था। मूल रूप से हर कोई जो विश्व कॉलेज टूर्नामेंट के लिए नामांकित होने के अवसर के लिए प्रतिस्पर्धा करने की योजना बना रहा था, वह कल्टीवेशन के लिए पागल हो गया था। जहाँ तक आयशा की बात है, एक धनी परिवार की एक युवा मालकिन का शरीर तो बहुत बड़ा था, लेकिन उसका कोई लक्ष्य नहीं था। वह जीवन का आनंद लेती रही, लेकिन चूंकि उसकी करीबी दोस्त ने खुद को कल्टीवेशन के पथ पर समर्पित कर दिया था, इसलिए वह उबकर बोर हो गई थी। आदर्श एक वरीयता प्राप्त उम्मीदवार था। इस प्रकार यदि वह चाहता तो नामांकन प्रारंभिक को छोड़ सकता था। बाकी सभी लोग कल्टीवेशन करने गए थे, केवल आदर्श अभी भी इधर उधर सुस्ता रहा था। यही वजह है कि आयशा हाल ही में आदर्श के साथ रह रही थी, इस उम्मीद में कि वह उसके लिए कुछ मजेदार करने के लिए ढूंढेगा। इसके बारे में बोलते हुए मेरा सुझाव है कि आप भी नामांकन प्रारंभिक में भाग ले। आयशा उनमें भाग लेने की योजना नहीं बना रही थी, लेकिन वह इस कार्यक्रम से काफी परिचित थी। ऐसा क्यों? आदर्श ने पूछा। हाल ही में आपके पास 3 वोट है, जो बेसिक तौर पर एक अनंतिम उम्मीदवार से अलग नहीं है। फिर भी आपको किसी भी तरह चौथा वोट प्राप्त करने की आवश्यकता है। यदि आप नामांकन प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं तो आप बेसिक रूप से अपने लिए एक और वोट अर्जित कर लेंगे। सबसे पहले कोई भी आपको स्थान सुरक्षित करने से नहीं रोक पाएगा, और दूसरा, आप उन लोगों का मुंह भी बंद कर सकते हैं जो आप पर शक करते हैं, आयशा ने घोषणा की। आदर्श ने सिर हिलाया। वह उसके तर्क से सहमत थे। हर किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उन्हें पहले 3 वोट कैसे मिले। इस प्रकार वे मान लेंगे कि उन्हें केवल किसी का समर्थन मिल रहा था। परिणाम स्वरूप वे उसकी योग्यता के प्रति आश्वस्त नहीं होंगे। इस बीच आदर्श को हमेशा लड़ना पसंद था। नामांकन प्रारंभिक में निश्चित रूप से पूरे संस्थान के सबसे मजबूत छात्र शामिल होंगे। यदि उसने अवसर का लाभ नहीं उठाया और उन अपमानजनक बेवकूफों में से कुछ को रौंद नहीं दिया, तो क्या वह काले कवच जिसका उसने अभी तक उपयोग नहीं किया था और फ्लेम बेले जो अंततः अपने युवा चरण में पहुंच गई थी को नीचे नहीं जाने देगा? जैसा कि कहा जाता है, एक अजगर ने ड्रैगन को जन्म दिया, एक फिनिक्स ने फिनिक्स को जन्म दिया, और चूहों के बेटे छेद खोदने में एक्सपर्ट है। भले ही आदर्श ने फ्लेम बेले को जन्म नहीं दिया, लेकिन अपने सभी संसाधनों के बावजूद वह अपने पिता की तुलना में परेशानी पैदा करने में किसी तरह बेहतर थी। नन्ही फ्लेम बेले को लड़ाई झगड़ों में शामिल होना सबसे ज्यादा पसंद था। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। प्रतिरूपण करना मतलब किसी दूसरे के स्थान पे खुद आ जाना। नामांकन प्रारंभिक यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में कुल 10 नामांकन थे, मतलब 10 सीट्स। जिन लोगों को नामांकित किया गया था उन्हें उम्मीदवारों का निर्णय लेने से पहले प्रतियोगिता के 2 और दौर से गुजरना पड़ा। नामांकन प्रारंभिक के नियम काफी सरल थे। यह बस प्रत्येक एलिमेंट स्कूल में टॉप 20 में शामिल लोगों को एक दूसरे के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए इकट्ठा करेंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि द्वंद्व केवल 1 वर्सेस 1 नहीं था, बल्कि 4 वर्सेस 4 था, जिसमें बेतरतीब ढंग से टीमें सौंपी गई थी।
प्रत्येक छात्र जो नामांकन प्रारंभिक में भाग ले रहा था वह अस्थायी रूप से 3 अन्य प्रतिभागियों के साथ टीम बनाएगा और 3 अन्य टीमों के खिलाफ लड़ेगा। हालांकि लड़ाई का नतीजा उनके चुने जाने की संभावना को प्रभावित करेगा, लेकिन लड़ाई हारने का मतलब यह नहीं है कि सारी उम्मीदें खत्म होगी। संस्थान के अंदर समग्र रैंकिंग विभिन्न एलिमेंटों के बीच लड़ाई के माध्यम से तय नहीं की गई थी, क्योंकि एक एलिमेंट कुछ एलिमेंटों के खिलाफ अधिक प्रभावी होगा और दूसरों के खिलाफ अप्रभावी या तटस्थ होगा। संस्थान में हर कोई इंटरमीडिएट मैजिशियन था, इसलिए उनके पास अधिकतम 2 ही एलिमेंट होंगे। जिनके पास केवल डिफेंस या हीलिंग एलिमेंट है वे कभी भी रैंकिंग पर चढ़ने में सक्षम नहीं होंगे। फिर भी वे मैजिशियन हमेशा एक टीम में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। परिणाम स्वरूप यूनिवर्सिटी ने नामांकन प्रारंभिक को एक टीम लड़ाई बना दिया था। प्रत्येक द्वंद्व में 3 रेफरी होंगे और उनमें से प्रत्येक के पास अतिरिक्त 8 अंक होंगे। लड़ाई का नतीजा चाहे जो भी हो, बेहतर प्रदर्शन करने वालों को अधिक अंक दिए जाएंगे। हाई अंक वाले प्रतिभागियों को चुना जाएगा और उच्चतर अधिकारी अंतिम 10 नामांकन का निर्णय लेंगे। नामांकन का सीधा सा मतलब है कि उम्मीदवार ने वोट अर्जित कर लिया है। केवल 4 वोट वाले ही विश्व कॉलेज टूर्नामेंट में देश का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम थे। जहां तक अन्य 3 वोटों के स्रोत का सवाल है, यह बहुत अधिक जटिल होता। वे प्रत्येक प्रसिद्ध परिवारों, मैजिक एसोसिएशनों या सेना से समर्थन के माध्यम से आ सकते हैं। यह मूल रूप से छात्र की क्षमता और प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। आदर्श के पास पहले से ही 3 वोट थे, फिर भी वे सराहना के प्रतीक की तरह थे और वह उन्हें पाने के लिए काफी भाग्यशाली भी था। इसलिए नामांकन अर्जित करना उनके लिए भी महत्वपूर्ण था। जब उन्हें टूर्नामेंट की संरचना के बारे में पता चला तो वे बहुत ही एक्साइटेड हुए। आमने सामने की लड़ाई मजेदार थी, लेकिन मूल रूप से यह इस बात पर निर्भर करता था कि अधिकांश समय किसके पास अधिक कल्टीवेशन और इक्विपमेंट है। एक समूह लड़ाई प्रतिभागियों के कौशल पर अधिक निर्भर थी कि वे अपने मैजिक का पूरी तरह से उपयोग कैसे करें, जो उन्हें पासा पलटने का मौका भी दे सके। बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर में समीर और आहन के साथ मिलकर काम किया था। यह बेहद अच्छा लगा। वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट भी स्पष्ट रूप से टीम वर्क पर आधारित था, इसलिए प्रारंभिक तौर पर एक टीम में काम करते समय प्रतिभागियों की क्षमताओं का परीक्षण भी किया जाएगा। आयशा आदर्श की छोटी पूंछ बन गई थी। लड़की एक मजेदार खोजी थी और मानती थी कि जब वह आदर्श का पीछा करेगी तो उसे हमेशा कुछ दिलचस्प मिलेगा। इसलिए उसने आदर्श की ओर से नामांकन प्रारंभिक के लिए ऊर्जावान रूप से साइन अप किया और उसे ड्रॉ लेने में मदद की। आदर्श ने अपना अधिकांश समय कल्टीवेशन करने में बिताया। उसके कान खिड़की से के बाहर के मामलों से बंद थे, फिर भी वह आयशा के मुंह से हर तरह की बकवास के बारे में सुनता था जो कभी बंद नहीं होती थी, जिसमें यह भी शामिल था कि कैसे स्कूल के गार्ड की पोती को कुछ प्रसिद्ध परिवारों के यंग मास्टर से प्यार हो गया था। आयशा बोरियत से मर रही थी, इसलिए वह नामांकन प्रारंभिक के लिए आदर्श को साइन करने को लेकर काफी उत्साहित थी। ड्रॉ समाप्त करने के बाद वह तुरंत यूनिवर्सिटी के फोरम पर गई। एक बार ड्रॉ हो जाने के बाद, मतलब फॉर्म भर जाने के बाद, अधिकांश प्रतिभागी मंच पर अपनी संख्या प्रकट करेंगे और यह जानने के लिए कि प्रत्येक टीम के साथी के पास कितने एलिमेंट है, क्या एलिमेंट है, और यदि आवश्यक हो तो एक साथ अभ्यास करने के लिए एक मीटअप का आयोजन करेंगे। आयशा ने खुद को आदर्श का सचिव बना लिया था।
जब उसने किसी को उन्हीं नंबरों को असेंबल करते हुए देखा तो उसने तुरंत थोड़ा मेकअप लगाया और टीम के बाकी सदस्यों से मिलने चली गई। आदर्श के साथी मैदान पर एकत्र हुए थे, मतलब आदर्श जिस टीम में चुना गया था। जब आयशा अपनी थोड़ी खुली पोशाक में पहुंची तो अन्य 3 लंबे समय से उसका इंतजार कर रहे थे। क्या आपकी टीम 11वें नंबर पर है? तीनों में से एक पुरुष छात्र ने कहा। हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम लाइटनिंग स्कूल के खूबसूरत नेता हो, गगन। जब आयशा ने छात्र को करीब से देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। गगन नामक व्यक्ति ने जब आयशा पर नजर डाली तो उसके चेहरे पर कठोर भाव थे। खूबसूरत महिलाएं, बड़े स्तन वाली महिलाएं। गगन ने उनमें से बहुत कुछ देखा था। उन्हें फिलहाल महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ओह, यह केवल इसलिए था क्योंकि उनका दिमाग नामांकन सुरक्षित करने के विचारों में व्यस्त था। यहाँ तक कि जब एक महिला उसके बिस्तर पर नग्न लेटी हुई थी तब भी उसने खुद से वादा किया था कि वह इसके बजाय कल्टीवेशन पर ध्यान केंद्रित करेगा। गगन की आयशा के बारे में पहली धारणा अच्छी नहीं थी क्योंकि वह चिंतित था कि वह एक फूलदान थी। अपना पहला द्वंद्व हारना सही नहीं था। भले ही नतीजे से कोई फर्क नहीं पड़ा, केवल जीतकर ही वह अपनी असाधारणता दिखाने में सक्षम होंगे। यहाँ फूलदान का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से बेकार है और जिसका उपयोग केवल सजावट के रूप में किया जा सकता है। चूंकि हर कोई यहाँ है, आइए पहले उन एलिमेंटों के बारे में बात करें जो हमारे पास है। गगन ने एक कप्तान की तरह दूसरों से कहा। अरे, आयशा केवल आदर्श की ओर से यहाँ थी, जो कल्टीवेशन के लिए ट्रेजर टावर पर गया था। उसे निश्चित रूप से टीम को यह समझाने की जरूरत थी। गगन ने तुरंत भौहें चढ़ा दी और कहा, क्या आप वास्तव में टीम 11 में से एक है? यहाँ हमारा समय बर्बाद मत करो, हमें अभी भी ट्रेनिंग करने की जरूरत है। अरे हाँ, मैं हूँ, आयशा ने घबराहट में कहा। उसे बोलने का मौका ही नहीं मिला, वह आदर्श के बदले यहाँ आई थी। आयशा ने लंबे समय से गगन का प्रसिद्ध नाम सुना था। इसका कारण यह था कि उसकी चाची ने उसे चंद्र 9 वर्ष के दौरान गगन के परिवार के बेटे से मिलने के लिए कहा था। मगन मतलब गगन से मिलने के लिए कहा था। यह मुलाकात मूलतः एक ब्लाइंड डेट जैसी होनी थी। प्रसिद्ध परिवारों के बीच यह बहुत आम बात थी क्योंकि आयशा पहले से ही शादी के लिए उपयुक्त उम्र में थी। उसे अपने कल्टीवेशन का शौक नहीं था और वह केवल बेवकूफ बनाकर अपना समय बर्बाद कर रही थी। उसके परिवार ने उसे किसी और से शादी करने देने का फैसला किया था ताकि उसका दिल परिवर्तन हो सके। दुर्भाग्य से यह गगन रावत वही था जिससे उसका परिवार प्यार करता था। आयशा ने कभी नहीं सोचा था कि आदर्श को उस आदमी के साथ जोड़ा जाएगा जो निकट भविष्य में उसका मंगेतर हो सकता है। वह आदमी बेहद सुंदर और प्रतिभाशाली था, लाइटनिंग स्कूल के टॉप छात्रों में से एक था। उसने आयशा की अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा किया। दूसरे विचार में आयशा ने फैसला किया कि वह उन्हें यह नहीं बताएंगी कि वह अभी तक केवल किसी की ओर से यहाँ आई है। वह उसे दिए गए अवसर के साथ गगन को और अधिक देखना चाहती थी। तो आपके पास कौन से एलिमेंट है? गगन ने पूछा। आयशा ने उत्तर दिया, मेरा फर्स्ट एलिमेंट प्लांट है और सेकंड एलिमेंट लाइट है। ओह, बुरा नहीं है क्योंकि हमारी टीम को अधिक अटैक मैजिक की आवश्यकता नहीं है। गगन की अभिव्यक्ति में थोड़ा सुधार हुआ। ठीक है, चलो ट्रेनिंग शुरू करें, तैयार रहना बेहतर है। अच्छा चलो एक टीम के रूप में मिलकर काम करें, आयशा ने खिलती हुई मुस्कान के साथ कहा। आदर्श जो वर्तमान में ट्रेजर टावर में कल्टीवेशन कर रहा था, उसने कभी नहीं सोचा था कि आयशा इतनी दूर तक चली जाएगी। आदर्श के ट्रेजर टावर छोड़ने के बाद भी आयशा ने आदर्श को टूर्नामेंट के बारे में नहीं बताया। उसे कम ही पता था कि आयशा ने पहले से ही उसका रूप धारण कर लिया था ताकि वह उस आदमी के साथ कुछ समय बिता सके जिसमें उसकी दिलचस्पी थी।
या अधिक सटीक रूप से आदर्श को चीजों के गलत होने की उम्मीद करनी चाहिए थी जब उसने आयशा से, जिसका मस्तिष्क पपीते से भरा था, उसकी मदद करने के लिए कहा। न केवल आयशा का दिमाग उसके स्तन के आकार के व्युत्पन्नानुपाती था, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह नहीं करती। स्विफ्ट स्टारवुल्फ, तुम क्यों भाग रहे हो? एक भेड़िए के रूप में मैं तुम्हारी हैवानियत कहाँ है? ओह! स्विफ्ट स्टारवुल्फ फूट फूट कर रोने की तीव्र इच्छा से जूझते हुए ट्रेनिंग ग्राउंड के कोने की ओर भागा। यह एकमात्र स्थान था जो आग की लपटों से ढका नहीं था। पूरी जगह को आग के हवाले कर दिया गया। चिन्नी मिट्टी की गुड़िया जैसी दिखने वाली एक छोटी लड़की भयंकर आग की लपटों के ऊपर तैर रही थी। उसकी खूबसूरत आकृति पूरी तरह से आग से बनी थी। वह खुशी से हंस रही थी, फिर भी उसकी आवाज स्विफ्ट स्टारवुल्फ के लिए विनाश के संकेत की तरह थी। स्विफ्ट स्टारवुल्फ, एक आदमी की तरह लड़ो, जाओ। छोटी फ्लेम बेले, जाओ अपने अंकल वुल्फ को जलाओ। इसके बजाय तुम अपने पिता को क्यों जला रही हो? रुको रुको छोटी फ्लेम बेले, यह तुम्हारी लड़ाई है, मेरी नहीं। मेरे शरीर पर कब्जा करना बंद करो। पवित्र बकवास स्विफ्ट स्टारवुल्फ, यहाँ वापस आओ। जब वह मुझ पर कब्जा कर लेती है तो मैं तुमसे लड़ने नहीं जा रहा हूँ। तुम क्यों भाग रहे हो? डायमेंशनल समनिंग, तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ भाग रहे हो? अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।